सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में हमारे पास जो एक्ट है उसमें हम पहले हम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास एक बायर होता है और एक सेलर होता है, राइट। एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर्स के अपने राइट्स हैं और सेलर्स के अपने राइट्स हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले बायर का मतलब समझते हैं क्या होता है। बायर का मतलब कोई पर्सन जो गुड्स किसी भी एक एग्रीड प्राइस पे लेने को तैयार होता है, और सेलर वो पर्सन है जो किसी कस्टमर को या किसी कंज्यूमेबल पर्सन को जो गुड्स लेना चाहता है उसको एक एग्रीड प्राइस पे गुड्स को सोल्ड करता है, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो है डेफिनेशन गुड्स की। जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो गुड्स की डेफिनेशन है, तो उसको ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक वर्ड्स का मतलब समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि गुड्स में बताओ क्या इंक्लूड नहीं है, या आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ गुड्स में किसकी डेफिनेशन एक्सक्लूडेड है। तो देखो यहाँ पे क्या है, गुड्स means every kind of movable property other than actionable claim and money, and include stock, shares, growing crops, grass and other things attached to forming part of land which are agreed to sever before sale or under the contract of sale। अब देखो गुड्स का मतलब क्या है, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कौन कौन सी चीजों को गुड्स माना गया है। तो कह रहा है सभी टाइप की जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, सभी टाइप की कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मूवेबल में कौन सी नहीं लेनी, एक तो एक्शनेबल क्लेम नहीं लेने, क्योंकि मार्केट में क्लेम भी बिकते हैं। क्लेम क्या होते हैं कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मैं अपना डेटर बेच देता हूँ, एक्शनेबल क्लेम, इसको नहीं लेना, ये गुड्स में यहाँ कवर्ड नहीं है। और मनी, यानी मनी को आप गुड्स नहीं बोल सकते, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते पता चला नोट को ही बेचना खरीदना शुरू कर दिया, ठीक। तो इन दोनों चीजों को छोड़ के बाकी जो गुड्स माना गया है। और गुड्स में क्या इंक्लूड है, शेयर्स को भी गुड्स मानते हैं यहाँ पे, है ना, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स को भी माना गया है। और ऐसी कोई घास फूस, कोई खेती की चीजें जिसको आप क्या कर सकते हो, अटैच टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, जो जमीन से जुड़ी हुई हैं और जिसको एग्रीड टू बी सेवर बिफोर सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी जिसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के पहले या कॉन्ट्रैक्ट से पहले उसको जमीन से अलग किया जा सकता है। फसल तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। चलें आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं गुड्स के बाद। अब हम देखते हैं कितने टाइप की गुड्स होती हैं, कितने टाइप की गुड्स होती हैं। सबसे पहले क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब सिंपल कौन सा होता है, ऐसी गुड्स जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आपके पास वो गुड्स अवेलेबल है, यानी आप मार्केट में जाते हो वो गुड्स लेने के लिए और उस टाइम पे वो गुड्स अवेलेबल है सेलर के पास, उसे बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एक होता है फ्यूचर गुड्स, इसका अपोजिट, उसके पास अभी है नहीं, वो आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। एक होती है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होती है, जैसे आप मार्केट में जाते हो और आप ठीक है, हाँ। तो एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती है, सॉरी, स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती है, जो आप सेलर को बोलते हो और वो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाता है, स्पेसिफिक बना देते हो आप। जैसे सपोज करो किसी आप पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप स्पेसिफिक गुड्स का ऑर्डर देते हो, तो वो स्पेसिफिक गुड्स यानी नॉर्मल में आप कुछ कंडीशंस करवाते हो, ठीक है। और फिर दो चीजें बची, गुड्स अंडर डिलीवरेबल स्टेट और कंटीजेंट गुड्स। गुड्स अंडर डिलीवरी स्टेट कौन सी होती हैं, गुड्स तो रेडी है लेकिन अभी वो सेलर उसको किसके लायक बनाएगा, डिलीवरी के लायक बनाएगा। अगर आप कोई सामान अमेजोन फ्लिपकार्ट से लेते हो तो वो आपको पैकेट की फॉर्म में देते हैं, तो वो गुड्स अंडर डिलीवरी स्टेट करके देते हैं। एक होती है कॉन्टीजेंट गुड्स। कॉन्टीजेंट का मतलब होता है ऐसी गुड्स जो फ्यूचर पे डिपेंड है, लेकिन वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ये फ्यूचर से अलग है। एक फ्यूचर गुड्स पड़ी थी वो कॉन्टीजेंट से अलग है। कॉन्टीजेंट में हमें डाउट भी है, वो अवेलेबल हो भी सकती है नहीं भी हो, किसी फ्यूचर इवेंट पर डिपेंड है। क्लियर यहां तक। आप देखते हैं काइंड्स ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी कितने टाइप की होती है, डिलीवरी अगर बात करें 3 टाइप की होती है, एक एक्चुअल, एक सिंबलिक और एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब आपने सेलर को बोला तो सेलर ने अपने कस्टडी से गुड्स आपकी कस्टडी तक छुड़वा दिए, फिजिकली यहाँ पे आपके घर पहुंच चुकी है, वो कौन सी डिलीवरी है, एक्चुअल। सिंबॉलिक डिलीवरी कौन सी है, डिलीवरी ऑफ गुड्स कॉज बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, बिल ऑफ लीडिंग। मतलब मैं गुड्स तो नहीं दे पाया आपको, लेकिन मैंने आपको बिल दिलवा दिया, मैंने आपको डीड की कॉपी दिलवा दी, यानी मैंने आपको ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया जिसके बिहाफ में आप उसको पहले क्लेम कर सकते हो।
कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या होती है? विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी एक्चुअल डिलीवरी एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सेलर इज ट्रांसफर्ड। मतलब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या होता है, जैसे मान लो मेरी एक शॉप है, उसमें आप कोई चीज खरीदने आते हो और मुझे कहते हो ये लो पैसे और बिल बना के दे दो, मैं शाम को आके गुड्स ले जाऊंगा, तो एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है। मैंने आपके गुड्स को बांध के पैक करके साइड कोने में रख दिया, अब वो गुड्स आपकी है, मेरी नहीं है। ठीक है, तीनों समझ में आ गए, एक्चुअल, सिंबलिक और कंस्ट्रक्टिव। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और समझते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि गुड्स की जो डिलीवरी है वो एक तरीके से सिंबॉलिक भी दी जा रही है। तो सिंबॉलिक के लिए मैंने कहा था कि आपको क्या किया दिया जाता है, या तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया जाता है, बिल ऑफ लेडिंग दी जाती है, रेलवे रिसिप्ट दिया जाता है। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको अगर मैंने आपको दे दिया तो दैट इज ऑलरेडी शोइंग अ प्रूफ दैट गुड्स ओनरशिप एंड रिस्क हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर। तो दैट डॉक्यूमेंट ऑन विच ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। समझ में आ गई आपको, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। सेल सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सेल का मतलब है आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और आपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो सेल के अंडर आया। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है आपने जो गुड्स खरीदना चाहा है उस पर आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, आप फ्यूचर में एग्री हो रहे हो लेने के लिए। तो अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, जहां पे हमने बात की थी ऑफर एक्सेप्टेंस अनफोर्सेबल बाय लॉ, तो वो क्या बनता था, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर सिर्फ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है तो सिर्फ क्या बनता है, एग्रीमेंट। तो यहाँ पे डिफरेंस वाली बात क्या है, सेल में एक्चुअल डिलीवरी हो रही है, सेल में ट्रांसफर ओनरशिप हो रही है, और एग्रीमेंट में अभी होगी, अभी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अब अंदर देखते हैं। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स पासेस टू द बायर फ्रॉम द सेलर। यहाँ पे तुरंत हो गया पहले पॉइंट में सेल में, और यहाँ पे तुरंत ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे टू बी ट्रांसफर होगा। सेल कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कंसिडरेशन पेड हो चुका है, मनी हैज बीन पेड। और यहाँ पे क्या है, मनी पेड होगा, अभी पेड नहीं हुआ है, इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटरी। तीसरा, सेलर कैन स्यू द बायर फॉर द प्राइस। अगर सेल है और पता चला बायर ने गलत पैसे दिए या नहीं दिए या हाफ दिए, तो सेलर के पास राइट है, वो बायर पे क्लेम कर सकता है। एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, अग्रीड पार्टी कैन सू फॉर द डैमेजेस। एग्रीड पार्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसी पार्टी के साथ गलत हुआ है, एग्रीड पार्टी, वो क्या कर सकता है, केस कर सकता है, वो क्या कर सकता है, डैमेज ले सकता है। सिर्फ डैमेज ले सकता है, आप क्लेम नहीं कर सकते गुड्स ही ले, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर था ही नहीं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, सेलर, ये डैमेज का तो हो गया। फोर्थ, सब्सिक्वेंट लॉस और रिडक्शन ऑफ गुड्स इज लायबिलिटी ऑफ द बायर। मतलब अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट है और गुड्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, बोलो, बायर की, क्योंकि ट्रांसफर हो गई ना ओनरशिप अब तो। और एग्रीमेंट टू सेल में क्या है, लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लायबिलिटी ऑफ द सेलर। बताओ सेलर की क्यों, क्योंकि अभी भी गुड्स का ओनर कौन है, सेलर है। एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी सेलर है। लास्ट, अगर ब्रीच कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया सेल का, तो क्या है, सेलर गिव बायर डबल रेमेडी। सेलर गिव बायर डबल रेमेडी। कौन कौन सी दो रेमेडी हैं, अ सूट फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द सेलर एंड अ प्रोप्राइटरी रिकवरी फ्रॉम द गुड्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी। अगर सेल का कॉन्ट्रैक्ट था और अगर सेलर ने धोखा दे दिया, तो बायर के पास दोनों राइट्स है, दोनों रेमेडी है। कौन कौन सी रेमेडी है, डैमेज भी ले सकता है, गुड्स की रिकवरी भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या लिखा हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल में बीइंग स्टिल द ओनर ऑफ गुड्स, सेलर अभी भी कौन है, गुड्स का मालिक है, तो वो क्या कर सकता है, मे डिस्पोज द गुड्स एज इट लाइक, मतलब उसकी मर्जी गुड्स को चाहे कैसे भी सेल करे। बायर्स रेमेडी वुड बी टू फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस ओनली। और अगर लगता है बायर को कि सेलर को गुड्स मुझे देने चाहिए, नहीं दे रहा, गलत कर रहा है, तो बायर सिर्फ क्या कर सकता है, बोलो, डैमेज, सिर्फ डैमेज मांग सकता है। समझ में आया एग्रीमेंट टू सेल और सेल में कितना डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी दोनों किसके एंगल से, बायर के एंगल से। जब आप मार्केट में जाते हो तो अपने सेलर को क्या बोलते हो, अपनी कंडीशन रखते हो, मुझे ये गुड्स चाहिए, इस दिन चाहिए, इस क्वालिटी की चाहिए और इस क्वांटिटी की चाहिए। तो इसका मतलब कौन क्या दे रहा है, बायर सेलर को क्या दे रहा है, कंडीशन। वारंटी का मतलब होता है आपने नहीं चाहिए लेकिन फिर भी सेलर आपको प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 12 मंथ की रिपेयर वारंटी, या मनी बैक गारंटी की वारंटी, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो बोलता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम इसको डील कर देंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं, दोनों में किसके क्या राइट है। तो पहले मीनिंग देखते हैं, कंडीशन की मीनिंग देखो क्या लिखा हुआ है।
कंडीशन एक ऐसी शर्त है, क्या लिखा हुआ है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब ऐसी शर्त है जो इसेंशियल है मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसको सेलर तोड़ता है तो बायर के पास दोनों राइट है, कौन कौन से, वो डैमेज भी मांग सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट का मतलब होता है कैंसिल भी कर सकता है। तो कंडीशन अगर आप तोड़ते हो एज अ सेलर तो आपको दोनों का भुगतान करना पड़ेगा, गुड्स भी देनी पड़ेगी और जो डैमेज हुआ है उसको भी उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन वारंटी एक ऐसी शर्त है, स्टिपुलेशन कोलेक्टेड टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने मांगी नहीं थी, हमें दी गई है, हमने जो सामान खरीदा था वो उसके साथ में मिली है वारंटी। अगर वो टूटती है तो बायर के पास क्या राइट है, सिर्फ डैमेज का राइट है, यहाँ पे गुड्स को रिप्लेस या वो रिफंड नहीं क्लेम कर सकता। सिर्फ क्या मिलेगा आपको बताओ, डैमेज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चल लो, आप कोई स्कूटी खरीदते हो और स्कूटी में आपको 12 मंथ की रिपेयर वारंटी मिलती है और जैसे ही आपने स्कूटी चलाई 2 महीने बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो क्या आप रिपेयरिंग सेंटर में जाकर ये बोल दोगे मुझे स्कूटी वापस करो, मुझे मेरे पैसे वापस दो? बोलो, कभी नहीं। आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ किसकी वारंटी मिली है, आपको रिपेयर की वारंटी मिली है, राइट। लेकिन यहीं अगर आप स्कूटी खरीदते और आप बोलते कि भैया मुझे ऐसी स्कूटी जो 1 साल तक खराब ना हो, और उसने बोला ठीक है सर हम आपकी कंडीशन पे एग्री करते हैं, ये स्कूटी चलाइए 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बताओ अब आपको स्कूटी वापस दूसरी मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? बताओ, पैसे वापस मिल जाएंगे नहीं मिल जाएंगे? उसने कंडीशन ब्रेक कर दी ना। तो दिस इज कंडीशन एंड वारंटी। अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ कंडीशन वारंटी। ये आपको अब बेटर समझ में आएगा, क्यों समझ में आएगा, क्योंकि मीनिंग हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। पहला बताओ, कंडीशन इसेंशियल है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, इसेंशियल तो जरूरी है, आप रखोगे ना उसके सामने कंडीशन। वारंटी क्या है, कोलेक्ट्रल है, आपको वो देगा, आपको कुछ ना कुछ वारंटी मिलेगी, आप नहीं मांग रहे उससे। अब कंडीशन अगर ब्रेक हो जाती है तो अग्रीड पार्टी का मतलब इसके साथ गलत हुआ है। अग्रीड पार्टी क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकती है, तोड़ सकती है, कैंसिल कर सकती है ना, और क्लेम फॉर डैमेज दोनों मांग सकती है, दोनों राइट है उसके पास। समझ गए आप कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकते हो और डैमेज भी मांग सकते हो, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, मतलब अब इसको ध्यान समझते हैं। मान लीजिए आपकी कंडीशन ब्रेक हो गई, आपकी कंडीशन ब्रेक हो गई, अब आप गए स्कूटी वापस करने या अपने पैसे लेने, ठीक है। अब सेलर आपके सामने गिड़गिड़ा रहा है, यार ऐसे मत करो नुकसान हो जाएगा, तो आप बताओ उसको रहम खा के बोल सकते हो ना, चल इसकी रिपेयर कर दे, मैं अपनी स्कूटी मतलब दूसरी स्कूटी नहीं ले रहा तुझसे, ठीक है। तो अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन है तो उसको क्या कन्वर्ट किया जा सकता है बताओ, ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन एक ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन मान सकते हो आप? बोलो, कभी नहीं मान सकते, ठीक है। बात समझ आई कंडीशन ऑफ वारंटी में। नाउ व्हाट इज इम्प्लाइड कंडीशन एंड व्हाट इज इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड का मतलब होता है हर चीज जो है ना लिखित लेने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें बट ऑब्वियस है। क्या मैंने बोला, इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब है हर चीजें लिखित रूप से लेने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अंडरस्टूड है। जैसे मान लीजिए इम्प्लाइड कंडीशन में ये 8, 9, 7 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको स्पेशली ये नहीं बोल रहे आप सेलर को कि ये लिख के दे तभी मानूंगा कंडीशन मेरी फुलफिल कर रहा है। सम कंडीशन आर ऑब्वियस इम्प्लाइड कंडीशन। तो व्हाट आर दोज इम्प्लाइड कंडीशन, लेट्स डिस्कस। पहले इम्प्लाइड कंडीशन क्या है, कंडीशन एज टू टाइटल। अब आप बात बताओ, अगर किसी सेलर से गुड्स लेते हो तो ये मान के ही चलते हो ना कि वही उसका मालिक होगा, चोर डकैत तो नहीं होगा? बोलो, कंडीशन एज टू टाइटल क्या लिखवा के लेते हो? हम ये मान के चलते हैं कि भैया अगर आप गुड्स को सेल कर रहे हो तो यू आर दी ओनर, दैट्स व्हाई वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम यू, राइट। नेक्स्ट कंडीशन कौन सी इम्प्लाइड, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब है जिस तरीके से आपने गुड्स का प्रचार प्रसार किया है, हम मानते हैं जो गुड्स आप पैक करके दे रहे हो वैसी ही होगी, जो माइलेज आपने बताई, जो आपने उसके इंजन का सीसी बताया, हम उम्मीद करते हैं जो आप पैक करके मुझे दे रहे हो वो वैसी ही होगी एज पर डिस्क्रिप्शन। सेम थर्ड, सेल एज पर सैंपल, जैसा सैंपल दिखाया वैसे ही फाइनल गुड्स भी होगा। फोर्थ, दोनों का मिक्सचर, आपने सैंपल भी दिखाया था, डिस्क्राइब भी किया था, तो हम मान के चलते हैं जो गुड्स मुझे आप दे रहे हो, हैंड ओवर कर रहे हो वैसा ही होगा, राइट। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, हम मान के चलते हैं, लिखवाने की जरूरत नहीं है कि जो गुड्स आप दे रहे हो क्वालिटेटिव बढ़िया होगी और फिट भी होगी, पता चला पंचर वंचर ना दे देना मुझे आप स्कूटी। कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी राशन की दुकान पर जाते हो, आपको आटा चावल गेहूँ लेना है, तो क्या आप उसको ये बोलते हो पूरी बोरी पलटा के दिखाओ आटा कैसा है या गेहूँ कैसा है? आप सिर्फ हाथ डाल के थोड़े चावल देख लेते हो ना,
इसे बोलते हैं होलसमनेस। हम समझते हैं कि जितना गोडाउन में आपका सामान पड़ा है, जो छोटा सा नमूना आपने दिखाया है, बाकी नमूना भी वैसे ही होगा। तो ये हम मान के चलते हैं कंडीशन टू होलसमनेस। और गुड्स मस्ट बी मर्केंटेबल क्वालिटी, मतलब भैया अगर मुझे गुड्स फर्दर सेल करने हैं तो मैं इसको फर्दर सेल कर सकता हूँ, गुड्स इसके लायक होगा। दैट इज कॉल्ड मर्केंटेबिलिटी। दिस इज इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड वारंटी पे आते हैं। सेम, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, सेम है। इम्प्लाइड वारंटी क्या, कुछ वारंटी भी क्या इम्प्लाइड है, हमें अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख के देने की ज़रूरत नहीं है। पहला, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन। अनडिस्टर्ब पोजेशन दोनों का मतलब समझो। पोजेशन का मतलब होता है सामान किसके पास है, पोजेशन। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप स्कूटी लेने गए, स्कूटी लेने में पता चला आपको वो 2 लीटर पेट्रोल डाल के दे रहा है, बाद में पता चला वो 2 लीटर पेट्रोल किसी और का है, आपको पेट्रोल वापस करना पड़ रहा है। तो भैया ये क्यों किया तूने? अनडिस्टर्ब पोजेशन देना, जो चीज़ दे रहा है कम से कम उसमें कोई डाउट तो मत रख, परेशानी तो ना हो उसमें। ये वारंटी है, वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन होना चाहिए। वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेज। एनकम्ब्रेंसेज मतलब कोई उस पर इंटरेस्ट, बकाया या कोई उस पर किसी प्रकार की देनदारी नहीं जुड़ी होनी चाहिए। पता चला आपने किसी फ्रेंड से स्कूटी, हाँ नहीं, वारंटी एज टू नॉन इनकम्ब्रेंस का मतलब है जैसे आपने स्कूटी ली, ठीक है, पता चला आपने किसी फ्रेंड से ली और उसने बोला ठीक है मैं इसको पूरी पेमेंट कर चुका हूँ, ये मेरी है, अब आप मुझे एक लमसम अमाउंट दे दो। बाद में पता चला अभी तो उसकी स्कूटी की ईएमआई जा रही है। ईएमआई का मतलब क्या हुआ, अभी तो आपका फ्रेंड ही उसका ओनर नहीं है, यानी उसमें अभी कुछ चीज़ें बकाया है ना, ठीक है। ये है इम्प्लाइड कंडीशन। नेक्स्ट, डिस्कवर ऑफ डैमेज नेचर ऑफ गुड्स, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। अरे भैया मैं गुड्स जो ले रहा हूँ कृपया मुझे ये तो बता दो उस पर किसी प्रकार का डेंजरस नेचर तो नहीं है। जैसे आप किसी फार्मा कंपनी से मेडिसिन लेते हो या डॉक्टर से सलाह लेते हो तो ये मान के चलते हो ना कि वो खतरे वाली चीज़ें या क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, क्या खाना है क्या नहीं खाना बताएगा ना डॉक्टर। डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स एक्सप्लेन तो करेगा ना लेने से पहले। ये है। और फिर है वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। आप उसको व्यापारिक दृष्टि से अगर गुड्स को देखते हैं तो आप उसको बोलेंगे कि वो क्वालिटी और फिटनेस के लायक होनी चाहिए ताकि मैं उस गुड्स का व्यापार कर सकूं, ठीक है। तो ये है हमारी सारी इम्प्लाइड वारंटीज। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या है ये टॉपिक, लेट द बायर बीवेयर। इसे हम बोलते हैं कैविट एम्पटर। कैविट एम्पटर एक रूल है जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, उपभोक्ता जागरूक रहें। उपभोक्ता जागरूक रहें का मतलब है ये एक ऐसा रूल है जो बोलता है इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द गुड्स, राइट। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू आस्क फॉर द क्वालिटी एंड फिटनेस अबाउट द गुड्स। आप खुद सोचो अगर एक सेलर ज़्यादा ईमानदारी दिखाएगा तो फिर व्यापार कैसे करेगा, ठीक है ना। तो लेट द बायर बीवेयर का मतलब समझिए आप, क्या है ये रूल, इसको हम पढ़ते हैं कैविट एम्पटर बोलते हैं। इट मीन्स लेट द बायर बीवेयर व्हेन द सेलर डिस्प्ले देयर गुड्स इन द ओपन मार्केट, इट इज फॉर द बायर टू मेक a proper selection of choice of goods. If the goods turn out to be defective, then it cannot hold seller liable. बात समझ में आई आपको। अगर गुड्स में कोई गलती होती है तो नॉर्मल रूल डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्पटर क्या बोलता है, सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इस रूल की एक्सेप्शंस हैं। इस रूल की क्या है, एक्सेप्शंस हैं। द रूल हैज फॉलोइंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या है बोलो, कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा। एक्सेप्शन क्या है कैविट एम्पटर की, मतलब कब बायर जिम्मेदार न होकर सेलर होगा। पहला देखो एक्सेप्शन में पहला लिखा हुआ है मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब आप खुद सोचो सेलर ने धोखे से आपको गुड्स रिप्रेजेंट करी, गुड्स जानबूझ के गलत दिखाए, तो बायर कैसे जिम्मेदार होगा, सेलर खुद जिम्मेदार है। दूसरा, सेलर मेक्स अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ये इसी का जैसा ही हो गया, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन तो गलत प्रस्तुत किया। तीसरा, गुड्स आर परचेज बाय डिस्क्रिप्शन। अरे भैया गुड्स आपने डिस्क्राइब किए थे, मैं सामने खड़ा था और आपने बोला था गुड्स ऐसी है, गुड्स ऐसी है, गुड्स ऐसा नहीं होता वह होता,
अब गुड्स गलत निकली तो आप जिम्मेदार हो, बिल्कुल ठीक है। मर्केंटेबल क्वालिटी, अगर आप किसी को सड़ा गला बेचते हो और उसने कहा था मुझे आगे इस गुड्स को फर्दर सेल करना है, तो बताओ फर्दर सेल कैसे कर पाएगा? तो मर्केंटेबल गुड्स में कौन जिम्मेदार होता है? सेलर, ठीक है। सैंपल, वहां कौन था? डिस्क्रिप्शन, यहाँ फिर आ गया सैंपल। अरे सिंपल सी बात है, वारंटी कंडीशन पढ़ के आए हैं, जैसी गुड्स दिखाओगे वैसी तो होनी चाहिए ना सैंपल में। तो अगर गुड्स वैसी नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? सेलर। सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन, सेम पे पॉइंट तो वही आ गए ना, इम्प्लाइड वारंटी जैसे, ठीक है। बस वही, फिर क्वालिटी और फिटनेस आगे पॉइंट है, क्वालिटी और फिटनेस में भी आप जिम्मेदार हो, क्वालिटी और फिटनेस में आप जिम्मेदार हो, ठीक है। और अगर बायर ने कोई कंडीशन रखी, बोला इस पर्पज से मुझे गुड्स दे दो, वैसी नहीं निकली तो भी उसमें जिम्मेदार हो। मर्केंटेबल क्वालिटी, यूज ऑफ ट्रेड, कंसेंट बाय फ्रॉड, मान लो आपने धोखे से गुड्स बेचा या धोखेधड़ी से ही आपका काम ही है धोखा देना एक दूसरे से बायर को, तो फिर इस केस में कौन जिम्मेदार है? सेलर खुद जिम्मेदार है, उसको लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, राइट। समझ में आ गया? डॉक्ट्राइन ऑफ, पहले तो हमने पढ़ा डॉक्ट्राइन ऑफ क्या? कैविट एम्पेटर, सिंपल रूल था, कौन जिम्मेदार है? बायर। लेकिन एक्सेप्शन ने क्या बोला, कौन जिम्मेदार है? खुद सेलर। सेलर, एक्सेप्शन में सेलर। थर्ड चैप्टर पे आ गए। अब हम देखते हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अभी तक मैंने गुड्स की मीनिंग पढ़ी, सेलर बायर के बारे में पढ़ा, वारंटी कंडीशन पढ़ा, रिस्क वगैरह देख रहा था, डिलीवरी के बारे में बातें करी। अब मैं देखता हूँ पासिंग ऑफ रिस्क के बारे में लॉ क्या कहता है। बहुत ही ब्रीफ पढ़ेंगे हम, ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे यहाँ से। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? एक सेलर है और वो बायर को गुड्स हैंडओवर कर रहा है, तो सेलर से ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो रही है? बायर को। तो लॉ एक सिंपल स्टेटमेंट बोलता है, रिस्क फॉलो ओनरशिप। क्या बोलता है? रिस्क फॉलो ओनरशिप, मतलब जिसका रिस्क है उसी की ओनरशिप है, या मैं ऐसे बोलूं जिसके पास ओनरशिप है वही रिस्क बियर करेगा। तो यही पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी का सिंपल क्रक्स है, जिसके पास ओनरशिप है वही रिस्क बियर करेगा, या फिर द पर्सन हु इज बियरिंग द रिस्क वुड बी द ओनर, राइट। दिस इज ऑल अबाउट पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में क्या चीज ध्यान से देखना है हमें, कि क्या चीजें होनी चाहिए। देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि गुड्स क्या होनी चाहिए। पहली बात तो डिलीवरी स्टेट में हो गई हो, गुड्स ट्रांसफर हो गई हो, बायर ईमानदार हो, सेलर ईमानदार हो, तभी गुड्स ट्रांसफर हो रही है, राइट। इसमें दो चीजें ध्यान से समझनी है। एक, पहला है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में दो चीजें हैं, गुड्स मस्ट बी असर्टेन एंड इंटेंशन ऑफ पार्टीज मस्ट बी क्लियर। आप खुद बताओ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर तभी होगी ना जब पहले गुड्स असर्टेन तो हो जाए, निश्चित तो हो जाए, क्लैरिफाई तो हो जाए, और पार्टीज की इंटेंशन क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। क्या वो सेम मोमेंट पे सेम चीजें करने के लिए कंफर्म है? क्या बायर रेडी है पे करने के लिए, और क्या सेलर रेडी है गुड्स की डिलीवरी और पोजेशन ओनरशिप देने के लिए? अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तभी हम क्या मानेंगे? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है। बोलो, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे एक टॉपिक देखो, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब यहाँ पे तीन चीजें फिर से पढ़ाता हूँ। पहला पॉइंट है, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी तब है जब, पहली बात, अगर गुड्स इन डिलीवरल स्टेट में है तो क्या होगा बताओ? तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता? अगर गुड्स डिलीवरल स्टेट में है, पैकेट फॉर्म में है, अभी मैं आपको पकड़ा सकता हूं। तो मैं बता रहा था आपको, पासिंग ऑफ स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स में तीन चीज हमें देखने वाली बात है। अगर गुड्स डिलीवरी स्टेट में है तो वो तो तुरंत ट्रांसफर हो जाएगी, जब सेलर चाहे तुरंत हो जाएगी, कि उसको और किसी कंडीशन पर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरी स्टेट अगर है दूसरे पॉइंट में, तो भैया पहले आप गुड्स को डिलीवरी स्टेट में ले आओ, मतलब उसको डिलीवरी देने के लायक में ले आओ, और जब हो जाएगी उस लायक तो आप गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर देना। अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि गुड्स डिलीवरी स्टेट में आती कब है? तो कब आती है? देखो ब्रैकेट मैंने क्या लिखा है, जब गुड्स को आप क्या कर लोगे? वेट कर लोगे, मेजरमेंट कर लोगे, पैक्ड फॉर्म में कर लोगे, तो गुड्स क्या हो जाएगी? डिलीवरी स्टेट में आ जाएगी। तो फिर आप उस पोजीशन में पहले गुड्स को ले आओ, ठीक है। और लास्ट है, स्पेसिफिक गुड्स इन नॉट इन अ डिलीवरी स्टेट अंटिल सेलर डू समथिंग टू द गुड्स टू पुट देम इनटू डिलीवरी स्टेट। मतलब अगर स्पेसिफिक गुड्स है
अगर स्पेसिफिक गुड्स है तो तब तक उसको हम अभी डीलर स्टेट में नहीं मानेंगे जब तक सेलर उस पर ऐसा कोई काम ना कर दे, जब तक वो डीलर स्टेट में आ जाए। मतलब स्पेसिफिक गुड्स को भी आप मेरे लायक बना दो, मेरे पहुंचने के लायक बना दो, तब उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तभी मैं उस गुड्स का रिस्क बियर करूंगा। उससे पहले आप ही उसके लिए जिम्मेदार रहो। तो सिंपल सी बात, हम क्या पढ़ रहे हैं पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हम पढ़ रहे हैं कि गुड्स की प्रॉपर्टी ओनरशिप ट्रांसफर तब होती है जब गुड्स क्या हो, एक पैक्ड फॉर्म में एक डीलर स्टेट में लेने योग्य हो जाए। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन है, हाँ, एक रूल ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के केस में एक क्वेश्चन है, नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल ऑफ गुड्स देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। मतलब जिस पर्सन के पास करेक्ट ओनरशिप नहीं है, जो उसका खुद ओनर नहीं है, वो किसी दूसरे को गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर क्या कर सकता है? प्रॉपर नहीं कर सकता, कर ही नहीं पाएगा, पहले खुद तो ओनर बने, राइट? तो यही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये बात सही है कि नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल ऑफ गुड्स देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज। एक्सप्लेन दिस रूल एंड गिव एक्सेप्शन टू द रूल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इस रूल को पहले समझाना है कि हाँ, जो पहले बेटर ओनर नहीं है, पहले वो ओनर बन जाए तभी गुड्स को ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन इसी रूल में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जो एक्सेप्शन के अंदर आती हैं कि कोई पर्सन गुड्स सेल करता है, भले वो मालिक नहीं है, फिर भी खरीदने वाला उसका प्रॉपर ओनर बन जाता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। The general rule as to transfer of title is that only owner can transfer the goods title. No one can give a better title what he himself has. This rule is expressed by the maxim nemo dat quod non habet. ये भी Latin word आ गया, nemo dat quod non habet, which means no one can give what he himself has not. In other words, seller cannot give. क्या मतलब? सेलर कैन नॉट गिव टू द बायर टू द गुड्स बेटर टाइटल दोज गुड्स दैट ही हिमसेल्फ गिवन। मतलब पहले आप खुद गुड्स के मालिक बन जाओ, तभी आप गुड्स को क्या कर सकते हो, किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। ये रूल समझ में, नेमो डेट कॉड नॉन हैबिट। ये ऑब्जेक्टिव में इसका मतलब आ सकता है, अगर हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनता है तो इसकी मीनिंग में या इसका मतलब पूछा जा सकता है कि नेमो डेट नॉन हैबिट का मतलब होता है नो वन कैन गिव बेटर टाइटल। अगर आप गुड्स को सेल करना चाहते हो, पहले गुड्स के खुद मालिक बन जाओ। ठीक है, अब देखते हैं इसकी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब इन द फॉलोइंग केसेस अ नॉन ओनर कैन ऑल्सो ट्रांसफर द गुड्स एंड द बायर हु इज बाइंग द गुड्स विल बी प्रोवाइडेड अ बेटर टाइटल। अब इसमें क्या है, देखो पहला पॉइंट, पहला अनऑथराइज सेल बाय मर्चेंट एजेंट। मतलब एक ऐसी सेल जो कौन कर रहा है, एक एजेंट कर रहा है। तो बताओ एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के बिहाफ में कौन काम करता है? एजेंट। तो क्या अगर मैं एजेंट से गुड्स लूंगा तो क्या मैं मालिक नहीं बन पाऊंगा? बिल्कुल बनूंगा। वो एजेंट कौन है, किसके बिहाफ में काम कर रहा है? प्रिंसिपल के बिहाफ में। तो इस केस में गुड्स ट्रांसफर हुई या नहीं हुई? बोलो, हो गई ट्रांसफर। रूल टूट गया, नेमो डेट कॉड का टूट गया। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय एस्टॉपल। अरे भैया आपने मेरे साथ धोखा किया। मतलब वैसे तो नॉर्मल रूल होता है कि आप उसके मालिक होते, लेकिन जिसने सेल करी उसने धोखे से बोला मैं ही मालिक हूं, आप गुड्स को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और मैंने गुड्स ले लिया। अब बताओ इस केस में, एस्टॉपल के केस में बायर जिम्मेदार थोड़ी ना है, बायर तो मालिक बनेगा, क्योंकि वो प्रूव करेगा कि मुझे गुड्स देने वाले ने मेरे साथ क्या किया था, धोखा। ठीक है। थर्ड केस, सेल बाय जॉइंट ओनर। जॉइंट ओनर का मतलब होता है कोई भी एसेट्स या कोई प्रॉपर्टी या कोई गुड्स जिसके दो ओनर हैं, तो दो में से कोई भी एक अगर सेल करता है तो जो बायर होगा उसको एक बेटर टाइटल मिलेगा। दोनों के सिग्नेचर या अप्रूवल की जरूरत नहीं है। सेल बाय पर्सन इन अ पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई गुड्स आपके पास आ जाती है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, वॉइडेबल का मतलब होता है जब आपको किसी ने धमकाया या आपको प्रेशराइज किया, आपके ऐसे गुड्स आ गई तो भी आप उसके वैलिड ओनर बन जाते हो। सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। मतलब कभी कभी क्या होता है, सेलर हमें वो गुड्स सेल करता है या करने के लिए बोलता है जो उसके पास अभी नहीं है,
वो उसके पास बाद में आएगी, यानी पोजीशन उसके पास नहीं है, वो कहीं से अरेंज करके लाएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, वो ऐसा कर सकता है, और जो बायर होगा जो इस तरीके से गुड्स खरीदेगा वो उसका प्रॉपर ओनर बनेगा, राइट। नेक्स्ट, सेल बाय बायर इन पोजीशन, ये तो हो गया, अग्रीमेंट टू बाय हो गया। रीसेल ऑफ एन अनपेड सेलर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक चैप्टर बनने वाला है। रीसेल बाय अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का मतलब जानते हो आप, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। रीसेल करता है अनपेड सेलर, वो होता है ऐसा सेलर जिसको गुड्स का पूरा पैसा नहीं मिला या पैसा मिला और वो बाउंस हो गया, तो वो अब उसी गुड्स को किसी दूसरे बायर को सेल कर सकता है, और वो जो दूसरा बायर होगा वो प्रॉपर टाइटल उसको मिलेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारे पास हो गए पॉइंट्स किस चीज को लेकर के, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। अब इसमें कुछ अदर्स भी हैं, एक्सेप्शन अंडर दी अदर एक्ट्स में भी दिए गए, मतलब कुछ एक्सेप्शन और हैं। वो कौन कौन सी एक्सेप्शन है, जैसे आप खुद सोचो, सेल बाय अ फाइंडर ऑफ गुड्स। अब किसी गुड्स खो जाती है, खो जाने का केस तो अलग है ना, अगर गुड्स खो गई और मैंने पा ली तो भैया मैं तो गुड्स आगे सेल करूंगा ना, अगर मालिक नहीं मिला तो बताओ ऐसे केस में जो गुड्स खरीदेगा क्या उसका मालिक नहीं बनेगा? बनेगा, वो मालिक बन जाएगा। सेल बाय पॉनर ऑफ प्लेजी, प्लेजी मतलब एक चैप्टर था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बेलमेंट एंड प्लेज। प्लेज का मतलब होता था कोई चीज किसी के पास रखी गई थी, अब उसके पास रखी गई थी, वो आ ही नहीं रहा उस गुड्स को लेने के लिए, तो क्या उसको जिंदगी भर रखेगा? नहीं, वो फर्दर सेल कर देगा, जबकि वो ओनर नहीं था, तो सेल वैलिड है और जो बायर होगा उसके पास प्रॉपर टाइटल मिलेगा। एक है सेल बाय ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर कब होता है? एक पार्टनरशिप हमने पढ़ी है, डिसोल्यूशन हो जाता है तो फर्म के एसेट्स लायबिलिटी कौन सेल करता है? पार्टनर सेल नहीं करते, फिर एक नया पर्सन अपॉइंट होता है, वो सेल कर रहा होता है, तो वो ऑफिशियल रिसीवर है, ठीक है, जबकि वो मालिक नहीं है लेकिन फिर भी वो देखो सेल कर रहा है, ठीक है। और एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, आप किसी चीज के होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, आप उसके मालिक नहीं हो, आपके पास वो चीज है, उसका डॉक्यूमेंट है, तो आप उसको सेल कर सकते हो। समझ में आए पॉइंट आपको सारे? अनपेड सेलर, अनपेड सेलर की बातें कर लेते तो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो पूरा रिवाइज ही हो जाएगा, ठीक है। अनपेड सेलर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये लास्ट टॉपिक कहलाता है। हम बिल्कुल क्विक में, शॉर्ट में ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपके पास जो रिस्पेक्टिव बुक्स है ना, उससे आप देखेंगे समझेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी डाउट्स आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। अनपेड सेलर, सबसे पहले समझते हैं ये अनपेड सेलर कौन होता है। अनपेड सेलर कोई भी ऐसा पर्सन होता है, सपोज जिसने गुड्स सेल करी और उसको पैसे नहीं मिले, बेचारे को पैसे मिले भी थे बाउंस हो गए, या कोई चेक दिया था डिसऑनर हो गया, या उसने किस्तों में गुड्स को बेचा था और किस्तें पूरी दी नहीं गई, तो उस पर्सन को हम क्या नाम देते हैं बोलो? अनपेड सेलर। अनपेड का मतलब जरूरी नहीं होता पूरा पैसा ड्यू हो, अनपेड का मतलब होता है थोड़ा भी अगर नहीं मिला तो वो अनपेड की कैटेगरी में ही जाएगा, ठीक है, अनपेड, ठीक है, अनपेड सेलर। अब पढ़ना क्या है इस चैप्टर में? हमें अनपेड सेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ने। देखो जी, एक चार्ट यहाँ पे बना होगा, उससे समझते हैं। एक चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट से हम पूरे राइट्स कवर कर लेंगे अनपेड सेलर के। अब सपोज करो मेरा एग्जांपल, मान लो मैंने किसी गुड्स सेल करे थे आगे, अब मेरे राइट्स क्या हैं अगर मैं अनपेड सेलर हूं तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, पहले अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर, मतलब बायर के अगेंस्ट में क्या एक्शन ले सकता हूँ और गुड्स के अगेंस्ट मेरे क्या राइट्स हैं। अब गुड्स के अगेंस्ट फर्दर दो क्लासिफिकेशन है, देखो, पहला प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज पासेस टू द बायर, पहला केस, और दूसरा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, मतलब प्रॉपर्टी यानी ओनरशिप की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप की बात कर रहा हूं। एक में मैंने ट्रांसफर कर दी, एक में पास हो गई प्रॉपर्टी और एक में पास नहीं हुई, लेकिन मैं अभी भी अनपेड सेलर हूं, तो मेरे क्या राइट्स है? देखो, अगर प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास हो चुकी है तो तीन राइट हैं, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज, राइट टू रीसेल। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है जब्त कर लेना, राइट ऑफ स्टॉपेज मतलब रास्ते में रुकवा देना, राइट ऑफ रीसेल का मतलब है भले आपके पास गुड्स है, मैं वो किसी दूसरे बायर को रीसेल कर सकता हूं, ये राइट मेरे पास है।
अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, नॉट पास टू द बायर है, तो विद होल्ड द डिलीवरी, गुड्स अपने पास ही रखूंगा, आपको डिलीवरी नहीं दूंगा। लीन यहाँ पे भी जब्त कर लूंगा। स्टॉपेज इन ट्रांसिट, रस्ते में ही रुकवा दूंगा। यहाँ पे भी रीसेल का राइट किसी दूसरे बायर को दे दूंगा। अगेंस्ट द बायर में क्या राइट है, स्पेसिफिक बायर को मैं क्या बोलूंगा, भैया मुझे प्राइस दो, जो गुड्स थे पूरे पैसे दो, बकाया राशि दो, या फिर डैमेज दो, नहीं देना तो डैमेज दो, मुझे नुकसान हुआ है, तुमने गुड्स खरीदी नहीं और उस गुड्स के दाम गिर गए, और सूट फॉर इंटरेस्ट मैं आपसे ब्याज लूंगा लेट पेमेंट का या पेमेंट ना देने का। तो इस तरीके से सारे राइट्स हमने पढ़े अनपेड सेलर के गुड्स के अगेंस्ट क्या हैं और पर्सनली बायर के अगेंस्ट क्या है। ऑक्शन सेल बोलते हैं, ऑक्शन सेल पढ़ते हैं। अब क्या टॉपिक है, ऑक्शन, बोली लगेगी, अब बोली, गुड्स की बोली लगेगी। आपने सिंपल फिल्मों में देखा होगा या कहीं किसी घर वर की बिक्री जब होती है तो ऑक्शन कर देते हैं लोग। मैंने तो एक मूवी देखी थी, मुझे पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, ओम जय जगदीश एक मूवी थी जिसमें घर बिक जाता है, तीनों भाई बाहर रह रहे होते हैं, पैसों की तंगी होती है तो वो घर बेचते हैं। फिर तो फिल्म तो में तो ऐसी होता है, लास्ट में तीनों भाई आ जाते हैं और फिर उसकी बोली में सबसे बड़ी बोली लगा देते हैं और वो घर बिकने से रुक जाता है। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता होती है और तीनों भाई गले लग जाते हैं। इस तरीके से ऑक्शन सेल होती है, मतलब किसी गुड्स या प्रॉपर्टी की क्या होती है, बोली लगती है, हाईएस्ट बिडर जो होता है वो उसका मालिक बन जाता है। ऐसा सुना है, देखा है ना आपने। तो ये हमारी ऑक्शन सेल है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, ऑक्शन सेल में क्या रूल है। ऑक्शन सेल में एक ऑक्शनियर होता है, समझते हो, जो बोली लगवाता है। उसको अपॉइंट कौन करता है, उसको अपॉइंट करता है उसका एजेंट, यानी जो गुड्स को बेचना चाहता है, कहता है भैया मेरे गुड्स को बिकवा दे, तो बोली के थ्रू बिकती है। व्हेन ही सेल ही इज द ओनली एजेंट ऑफ द सेलर। और जब वो गुड्स सेल कर रहा होता है तो वो एक ही एजेंट होता है, यानी एक टाइम पे आपका एक ही एजेंट होता है जो आपकी गुड्स को सेल कराता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक्स क्या हैं, नॉर्मल इसका डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बाकी आप खुद पढ़ लेना। सिंपल सी बातें क्या है, देखो अगर आप किसी गुड्स को सेल करते हो बाय ऑक्शन, तो आपने देखा होगा हैमर फॉल किया जाता है, बोलो हैमर के थ्रू होती है ना, 1 2 3, राइट। तो नॉर्मल सी बात है, इसमें रूल यही लिखे हुए हैं, आप जब डिटेल से पढ़ोगे अपने रिस्पेक्टिव बुक से। तो जैसे किसी गुड्स का सेल होता है तो गुड्स दो तरीके से सेल होता है, या तो पूरे लॉट में सेल होता है या सिंगल करके होता है। जैसे मान लो किसी का घर बिक रहा है तो वो पूरा घर बेच रहा है, मतलब इंक्लूडिंग फर्नीचर भी बेच रहा है, बर्तन भी बेच रहा है, सब कुछ, तो एक लॉट में जब बेच सकता है एक तरीका। या फिर अलग अलग लॉट में सेल हो सकता है, वो कहता है घर की अलग कीमत लूंगा, सामान की अलग कीमत लूंगा और जो बर्तन है उसकी अलग कीमत लूंगा। तो इस तरीके से ही बोली होती है। अब बोली में सिंपल ये समझना है कि आपके खुद के बिडर नहीं होने चाहिए, मतलब पता चला धोखे से क्या बिडिंग करवा दी, जो खरीदने वाला है ना, जो बेच रहा है सॉरी, वही उसने खुद ही अपने कौन लगा रखे हैं, लोग लगा रखे हैं, वही बिडिंग कर रहे हैं और बिडिंग करते करते प्राइस बढ़ा दिया और लास्ट में जो प्राइस बढ़ा पता चला वो एक बेचारा अनजाना व्यक्ति फंस गया और गुड्स की एक्चुअल कीमत थी 10 लाख और बिक गई 50 लाख में। तो बताओ ये गलत नहीं है, गलत है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए कि आप किस तरीके से गुड्स को सेल करते हो। तो यही हम समझ रहे हैं कि आप उसको वन लॉट में भी सेल कर सकते हो और डिफरेंट लॉट में भी सेल कर सकते हो। पहले से ही क्या होनी चाहिए, पहले से भी एक्सप्लेन होनी चाहिए। और सेल कैसे होता है, बाय फॉल ऑफ हैमर, थर्ड ऑक्शन, मतलब हाईएस्ट बिडिंग पे जो थर्ड हैमर डाउन होता है उसी को गुड्स ट्रांसफर होती है और बाकी सारी चीजें जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ठीक है, बताओ समझ में आ गया आपको ऑक्शन सेल भी। बाकी इसको आप पढ़ना, थोड़ा सा ही पॉइंट ज्यादा है, इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑक्शन सेल एंड ऑल। तो इस छोटे से लेक्चर में हमने सारा देख लिया, क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का शुरू से देखा हमने, बायर, सेलर, एग्रीमेंट टू सेल, सेल कंडीशन, वारंटी, पासिंग ऑफ रिस्क, अनपेड सेलर और यहाँ पे ऑक्शन सेल। तो ऑलमोस्ट अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास 40 या 45 मिनट्स में हमने पूरा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिवाइज कर लिया। डिटेल से आप पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।